हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। आज की ये जो क्लास है इसमें हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को यहाँ पे करने वाले हैं। सीडीपी ये सीटेट 2021 पेपर 1 का आपका प्रश्न है, तो इसको हल करने वाले हैं। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा और 1 मिनट के अंदर एक प्रश्न करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लास में बने रहिएगा। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उनके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के जो है रोते नहीं हैं। तो यह किस चीज़ को, यानी इनके पिता का जो ये कथन है, ये किस चीज़ को दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ाता है? तो बढ़ावा नहीं देता है, ना ही भेदभाव को कम करता है, ना ही चुनौती देता है, बल्कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका पहला ही आंसर यहाँ से ठीक हो जाएगा, यानी पहले प्रश्न का आंसर आपका पहला ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या फिर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंक के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो जब भी आ जाए लेवलिंग करना, तो उसको आप ऑप्शन को गलत काट दीजिएगा, और प्रतिस्पर्धा जैसी चीज़ें आप नहीं कर सकते, न ही अटल पाठ्यक्रम का पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड आंसर सही हो जाता है, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, या फिर अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, या फिर छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, अर्थहीन नहीं होगी, ना ही अनुप्रेरित या फिर निष्प्रेरित करेगी, ना ही आपका जो है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, बल्कि जो इस टाइप का जो सिद्धांत है वो अधिगम के लिए पाठ या फिर ढांचा इसे बोलते हैं, या इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न ऐसे आते हैं। लेव वाइगोस्की, चमोर्स्की, आपका थांडाइक हो गए, आपका पियाजे हो गए, कोहलर हो गए, इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 प्रश्न इन सबसे बनते हैं। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, एंड तक प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो उनका प्रश्न गलत हो जाता है। आपको ध्यान ये देना है कि एंड में आपसे सही कथन पूछा है, गलत कथन पूछा है, सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इस प्रश्न में आपसे सही कथन पूछा जा रहा है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय जो है समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो परिवार होता है वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय द्वितीयक होता है। इसमें दोनों को बोल रहा है कि द्वितीयक कारक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक। द्वितीयक नहीं बल्कि आपके जो है परिवार जो है प्राथमिक कारक होता है। इसमें कह रहे हैं कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, तो विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक होता है, ना कि प्राथमिक कारक होता है। और ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, पहला ही सही हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या फिर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, या फिर बुद्धिमत्ता में कोई विभिन्न दशाएं नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, एक आयाम नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता में विभिन्न दशाएं होती हैं, बहुआयामी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुदशाएं होती है, ना कि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो यहाँ पे आपका 5 का जो है थर्ड आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत इस चीज़ पर जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं।
चाहे जीन पियाजे हो, चाहे स्किनर हो, थांडाइक हो या फिर चॉम्स्की हो या कोहलबर्ग हो या फिर आपके जो है एरिक एरिक्सन हो, इन सब से प्रश्न बनते हैं। प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आपका जो टॉपिक है इन सब का टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक वाइज आप चीज़ों को जब पढ़ लेंगे तो आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के कौन से चरण में ये आएगा? प्रथापूर्व चरण में या फिर प्रथागत चरण में या फिर आपका जो है उत्तर प्रथागत चरण में या फिर आपका अमूर्त संक्रियात्मक में। तो नैतिक विकास के ये किस चरण में आएगा? तो आपका जो है सेकंड आंसर यहाँ से हो जाएगा, प्रथागत हो जाएगा, यानी कन्वेंशनल लेवल में आता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डाट के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरण पर या फिर गूढ़ारोपण पर या फिर अभिप्रेरणा पर या फिर आपका संतुलीकरण पर। आप जानते हैं वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है ये सांस्कृतिक उपकरण पर जोर देता है, तो यही आंसर आपका यहाँ से ठीक हो जाएगा। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में या फिर उद्दीपक अनुक्रिया संबंध या फिर आपका विकास समीपस्थित या फिर स्कीमाज। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास, जब भी संज्ञानात्मक संरचना की बात होगी वो आपका कहाँ से होता है? स्कीमाज में होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका आंसर जो है फोर्थ यहाँ से सही हो जाएगा। विकास अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसको पढ़ लीजिएगा, 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से मिलते हैं। विकास का जो टॉपिक है उसको भी हम यहाँ पे करवा देंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, क्लास बहुत जल्द हम इसको ला देंगे। विकास के संदर्भ में बस 2-4-10 पॉइंट विशेषताएं हैं, पढ़ लेंगे तो आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? कह रहा है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। समान नहीं होती है, विभिन्न होती है, अलग अलग होती है, असमान होती है। सेकंड कह रहा है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो जो घर में बच्चा सीखता है उसका क्या है ना, विद्यालय में ही केवल नहीं होता है। ये कह रहा है कि विकास जो है केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। शैशवावस्था जन्म के टाइम पे और बाल्यावस्था किशोरावस्था के साथ साथ जो है विकास जो है जन्म से मृत्यु तक होता है। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही है। विकास आपका क्या होता है? बहुआयामी होता है। तो इसका आंसर आपका फोर्थ यहाँ से सही हो जाएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो क्या होता है? सांवेदिक मूर्त अमूर्त या फिर अमूर्त सांवेदिक मूर्त या फिर मूर्त अमूर्त सांवेदिक या फिर आपका जो है अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो आप जानते हो जन्म से और किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास का सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आपका सेंसरी आता है, फिर आपका कंक्रीट आता है, फिर आपका जो है अब्स्ट्रैक्ट आता है। तो यहाँ पे आपका पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का जो सीक्वेंस है वो सेंसरी, फिर आपका कंक्रीट, फिर आपका अब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका पहला ठीक हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में, वो है अध्यापक के पक्ष पर असफलता के रूप में या फिर योग्यता आधारित समूह बनाने के मानदंड पर या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। तो यही आंसर आपका, ना कि बाधा के रूप में, ना ही असफलता के रूप में, ना ही समूह बनाने के लिए, योग्यता के आधार पर वो भी। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। कक्षा में किस पर जोर देगा? प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य पर या फिर अभिभेदी समरूप निर्देश पर या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के लिए अलगाव पर या फिर हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। तो प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य के लिए नहीं, समावेशी की बात हो रही है ना। समावेशी कक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए कि हर बच्चा सीख सकता है, बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे, ना ही उन्हें जो है सेग्रीगेट करेंगे या अलगाव करेंगे, ना ही उन्हें जो है अविभेदी निर्देश देंगे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ से चौथा सही हो जाएगा। पहले जिसको विकलांगता कहा जाता था अब दिव्यांग कहा जाता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा शब्द कौन सा होगा? ये चीज़ यहाँ से पूछा जा रहा है। मंदित छात्र बोलोगे, विकलांग छात्र ही बोलोगे, या फिर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर छात्र जिनका अशक्त शरीर है? तो सबसे अच्छा है आपका थर्ड, यानी जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, पहले विकलांगता कहा जाता था। तो यहाँ से आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर मैं चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में आप करें। 30 क्वेश्चन का टारगेट था बट नहीं हो पाया। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं जो
15 प्रश्न बच रहे हैं उसको करवा देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि इसमें पूछा क्या गया है कि अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की ज़रूरत से संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आपको यहाँ पे प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच क्लास में यहाँ तक बने रहने के लिए। और क्लास में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।